नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे, खनिज लवणों के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित आहार का ही एक पार्ट है। हमारी बॉडी में कुछ खनिज लवण ऐसे चाहिए होते हैं जो कि अनेक जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचय क्रियाओं में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इनमें पहला आता है एक कैल्शियम। क्या काम करता है? प्रत्येक के हम कार्य की बात करेंगे। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। कैल्शियम जो होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो कमी का क्या प्रभाव दिखेगा। कैल्शियम हमें दूध वगैरह, घी है, इसके अलावा हम बात करें दही, पनीर, इन सब से मिलता है ये। कमी का प्रभाव की बात करें हम तो एक तो कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो हड्डी या अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अस्थियां क्या पड़ जाती हैं, याद रखना, कमजोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें पेशीय अकड़न आ जाती है, मस्कुलर तो कैल्शियम की कमी का प्रभाव है, अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं, पेशी अकड़न आ जाती है। विटामिन डी इसके लिए अनिवार्य होता है। कार्य की बात करें तो यह अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा रक्त का थक्का निर्माण में सहायक है ये, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त थक्का निर्माण में सहायक है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा हम बात करें शारीरिक वृद्धि और शारीरिक कार्य भी, याद रखना, शारीरिक वृद्धि के लिए भी, हमारी बॉडी में हड्डियों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। सामान्यतः पेशी संकुचन और तंत्रिका संकुचन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व कॉन्ट्रैक्शन, इन क्रियाओं में भी ये सहायक होता है। सामान्यतः पेशी संकुचन, तथा तंत्रिका संकुचन में सहायक है। तंत्रिका संकुचन में क्या होता है? सहायक होता है। इसके अलावा हार्ट फंक्शंस के लिए, हृदय से संबंधित फंक्शंस के लिए भी कैल्शियम का होना आवश्यक है। तो सभी कार्य किसके हैं, याद रखना, कैल्शियम के होते हैं। हड्डी दांतों को मजबूत बनाना, रक्त का थक्का निर्माण में सहायक, पेशी संकुचन, तंत्रिका संकुचन में सहायक है और हार्ट फंक्शन के अंदर भी सहायक होता है। अगला तत्व हम बात करते हैं, दूसरा तत्व आता है जिसका नाम है फास्फोरस। क्या नाम है? फास्फोरस। इसका प्रतीक क्या है? पी होता है। क्या होता है? पी होता है। अगर हम बात करें फास्फोरस की यदि कमी हो जाती है तो हड्डियां और दांत क्या पड़ जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। यानी इसकी कमी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, इसकी कमी के प्रभाव की हम बात करें तो कमी के प्रभाव में क्या क्या होता है? अस्थि तथा दांतों का कमजोर पड़ जाना, अस्थि तथा दांतों का कमजोर पड़ना, किसका प्रभाव होता है? फास्फोरस का प्रभाव होता है। इसके अलावा इससे शारीरिक वृद्धि और शारीरिक कार्य भी प्रभावित होते हैं यदि इसकी कमी हो जाती है। शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक कार्य क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं।
फास्फोरस के कार्य की यदि हम बात करें कि फास्फोरस का कार्य क्या क्या है, फास्फोरस हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। ज़्यादातर ये खनिज लवण हमें दोस्तों दूध, अनाज, फल, सब्जियां, मांस इनसे प्राप्त होते हैं। फास्फोरस होता है दोस्तों दूध के अंदर पाया जाता है, याद रखना, अनाज के अंदर पाया जाता है। कार्य की बात करें तो कार्य में एक तो अस्थि निर्माण में सहायक है, ऑस्टियोजेनेसिस, अस्थि निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड निर्माण में भी सहायक होता है। न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए तथा आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड निर्माण में कौन सहायक होता है, फास्फोरस सहायक होता है। इसके अलावा हम बात करें ऊर्जा स्थानांतरण में, एनर्जी ट्रांसफर के रूप में, एनर्जी स्टोरेज के रूप में, ऊर्जा संचय के रूप में, और कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाओं में भी ये सहायक होता है। तो ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर तथा ऊर्जा संचय के रूप में, एनर्जी स्टोरेज के रूप में, ऊर्जा संचय के रूप में काम करता है। उपापचयी क्रियाओं में सहायक है, उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायक होता है। इसके अलावा हम बात करें ब्लड की पीएच को बनाए रखते हैं। ये रक्त की पीएच 7.4 होती है। इस रक्त की पीएच को बनाए रखने में कौन सहायक होता है, याद रखिएगा दोस्तों, फास्फोरस होता है। इसके अलावा वसा के पाचन में भी सहायक है, वसा के पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट, वसा के पाचन में भी कौन सहायक होता है, फास्फोरस सहायक होता है। तो ये दो हमारे तत्व पूरे हुए, इसका नाम था फास्फोरस। तीसरा जो तत्व आता है उसका नाम है आयोडीन। तीसरा तत्व है आयोडीन, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। आयोडीन हमें समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, समुद्री भोजन से प्राप्त होता है, याद रखना। समुद्री भोजन, शैवाल वगैरह आते हैं। लेमिनेरिया एक शैवाल है जिसका यूज आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो समुद्री भोजन से प्राप्त होता है ये। अगर हम बात करें कि आयोडीन की कमी का प्रभाव क्या होगा, यदि आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए तो गलगंड रोग हो जाता है, या इसको घेंगा कहा जाता है, गॉइटर रोग कहा जाता है। गलगंड या घेंगा में क्या होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी हो जाती है। गले में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, उसको कहा जाता है गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, गलगंड या घेंगा। इसके अलावा यदि इसकी गर्भावस्था में कमी हो जाए तो गर्भपात भी हो जाता है, अबॉर्शन की समस्या हो जाती है, इससे अबॉर्शन की समस्या हो जाती है, गर्भपात हो जाता है। शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, इन्फेंट डेथ, शिशु मृत्यु भी हो सकती है, इन्फेंट डेथ की समस्या भी हो सकती है। क्रिटिनिज्म हो जाता है, बच्चों में इसकी कमी से एक क्रिटिनिज्म हो जाता है, शारीरिक मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, जड़ मानवता रोग बोलते हैं। आयोडीन जो होता है ये थायराइड हार्मोन के संगठक के रूप में कार्य करता है। यदि कार्य की बात करें तो थायराइड हार्मोन संगठक के रूप में कार्य करता है। थायराइड हार्मोन संगठक के रूप में, कंपोजिशन के रूप में कौन काम करता है, आयोडीन कार्य करता है। अगला जो तत्व आता है हमारा, उसका नाम है 4th नंबर पर पोटेशियम। 4th नंबर पर जो तत्व है उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है के। पोटेशियम के प्रचुरतम स्रोत माने जाते हैं, जैसे केला, सेब, गाजर, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये प्रचुरतम स्रोत
केला, सेब, गाजर, इन सब में अच्छी मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम। वैसे पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यदि इसकी पोटेशियम की कमी हो जाए तो कमी का क्या प्रभाव दिखाई देता है? एक तो रिस्क ऑफ पैरालिसिस, अंग पक्षाघात का खतरा बढ़ जाता है, अंग पक्षाघात का खतरा होता है। रिस्क ऑफ पैरालिसिस, अंग पक्षाघात का खतरा होता है। दूसरा, अस्थियां भी कमजोर होती हैं। मेनली ये तंत्रिका आवेग और पेशी संकुचन में क्या होता है? सहायक होता है। कार्य की बात करें तो तंत्रिका आवेग तथा पेशी संकुचन में सहायक है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होता है। हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से मैकेनिज्म होता है, जो कि हमारे जो मसल्स होती हैं, तंत्रिका आवेग जो होते हैं, जैसे आपने गर्म तवे को हाथ लगाया, तुरंत अपन हाथ को हटा लेते हैं, कील या कांटे पर पैर रखते हैं, पैर को हटा लेते हैं, ये कहलाते हैं नर्व इंपल्स। और इनके कंडक्शन में कौन सहायक होता है? पोटेशियम और सोडियम, दोनों ही तत्व याद रखना सहायक होते हैं। तो तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हम बात करें, अगला एक आता है जिसका नाम है कोबाल्ट। क्या नाम है? कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या काम करता है? कोबाल्ट दोस्तों, कोबाल्ट की यदि कमी हो जाती है तो कमी के प्रभाव की यदि हम बात करें तो कमी के प्रभाव में एक रोग हो जाता है पर्सिनस एनीमिया। विटामिन B12 के अंदर, B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये हमारी बॉडी में आरबीसी निर्माण में सहायक होता है। तो कमी के प्रभाव की बात करें कि कोबाल्ट की यदि कमी हो जाती है तो कमी के प्रभाव में आता है पर्सिनस एनीमिया। क्या आता है? पर्सिनस एनीमिया। ये विटामिन B12 की कमी से होता है। कार्य की बात करें तो विटामिन B12 तथा आरबीसी निर्माण में सहायक है। विटामिन B12 तथा आरबीसी निर्माण में कौन सहायक होता है? कोबाल्ट सहायक होता है। अगला जो तत्व आता है उसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। इंपोर्टेंट है याद रखना। सोडियम जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, रक्तदाब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यदि हम कमी के प्रभाव की बात करें कि यदि इसकी बॉडी में कमी हो जाती है तो कमी का क्या प्रभाव नजर आता है? एक तो पेशीय अकड़न हो जाती है, पेशीय अकड़न, मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म। इसके अलावा हम बात करें पेशीय अकड़न के अलावा हम बात करें तो पेशीय अकड़न के अलावा हाइपोटेंशन, यानी बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। कार्य की बात करें, सोडियम के क्या क्या कार्य हैं? तो एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बनाए रखता है, रक्तदाब का नियंत्रण, बीपी हाई बीपी लो के लिए जरूरी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दूसरा, तंत्रिका आवेग, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेज, तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। पित्त लवण, बाइल सॉल्ट जो होते हैं उनके संगठक के रूप में भी काम करता है। पित्त लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट, ये बाइल सॉल्ट होते हैं जो कि पित्त रस के अंदर पाए जाते हैं। पित्त लवण बोलते हैं इनको, बाइल सॉल्ट
पित्त लवण निर्माण का कार्य करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड, उनके एब्जॉर्वेशन में भी कौन सहायक होता है? सोडियम सहायक होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा एमिनो अम्लों के अवशोषण में सहायक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा एमिनो अम्लों के अवशोषण में सहायक है। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनको बनाए रखना भी इसका एक काम होता है सोडियम का। तरल पदार्थों को बनाए रखना, मेंटेनेंस बॉडी फ्लूइड, मेंटेनेंस फ्लूइड बैलेंस, तरल पदार्थों की मात्रा को भी कौन बनाए रखता है दोस्तों? सोडियम बनाए रखता है। अगला जो तत्व आता है हमारा, उसका नाम है आयरन। क्या नाम है? आयरन। 7वें नंबर पर जो तत्व है उसका नाम है आयरन। आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। आयरन का प्रतीक क्या है? Fe है। आयरन की यदि कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कमजोर पड़ जाती है, कमजोर प्रतिरक्षा का भी कारण बनता है। मेन कार्य है इसका हीमोग्लोबिन और एक हमारी पेशियों में होता है मायोग्लोबिन, इन दोनों के निर्माण में सहायक होता है। कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जैसे साइटोक्रोम्स वगैरह है। इसके अलावा ऑक्सीजन परिवहन एंजाइम्स जो होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड जो एंजाइम्स होते हैं, उनके निर्माण में भी कौन सहायक होता है? आयरन सहायक होता है। तो यदि हम बात करें कि इसकी कमी का प्रभाव क्या है, तो आयरन की कमी का प्रभाव जो है वो है एनीमिया, एनीमिया तथा कमजोर प्रतिरक्षा, वीक इम्यूनिटी। कमी का प्रभाव हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन निर्माण में कौन सहायक होता है? आयरन सहायक होता है। श्वसनीय एंजाइम्स जैसे साइटोक्रोम्स और ऑक्सीजन परिवहन एंजाइम्स, जैसे साइटोक्रोम्स तथा ऑक्सीजन परिवहन एंजाइम्स निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है आयरन। इसके अलावा हम बात करें, अगला आता है हमारा तत्व जस्ता जिंक। 8वें नंबर पर आता है जस्ता जिंक। ये तत्व हमारी बॉडी के लिए एक आवश्यक तत्व है। जिंक की यदि कमी हो जाती है तो इम्यूनिटी पावर कमजोर पड़ जाती है और मेनली हमारी फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। ये जनन क्षमता के लिए जरूरी होता है, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ, वृद्धि को भी रोकने का काम करता है ये। तो कमी का प्रभाव इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, कमी का प्रभाव है वीक इम्यूनिटी एंड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को भी कमजोर बनाता है, फर्टिलिटी को भी कमजोर बनाता है। इसके अलावा ग्रोथ को रोकता है, ये रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की कमी लाता है, ये वृद्धि में कमी करता है, रिटार्डेट करता है ग्रोथ को। एंजाइम्स निर्माण में सहायक होता है। ये कार्य की बात करें तो एंजाइम्स निर्माण में सहायक है। एंजाइम्स निर्माण में कौन सहायक होता है? जिंक होता है, याद रखना, जस्ता होता है। इसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कुछ पेप्टाइड एंजाइम होते हैं, उनके निर्माण में सहायक होता है, जैसे
कार्बोनिक एनहाइड्रेज तथा पेप्टाइडेज एंजाइम निर्माण, इन सभी में कौन सहायक होता है? जस्ता सहायक होता है। अगला जो तत्व आता है उसका नाम है दोस्तों तांबा, कॉपर। 9 नंबर पर आता है तांबा। तांबे का प्रतीक होता है Cu। तांबा जो है इसकी कमी का प्रभाव भी एनीमिया की ओर ले जाता है। मेनली इसमें हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका भी क्षरण होने लगता है। हमारी त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है मिलेनिन, उस मिलेनिन वर्णक के निर्माण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? तांबा जरूरी होता है। हालांकि हीमोग्लोबिन निर्माण में भी सहायक होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम निर्माण में भी सहायक होता है। तो कमी के प्रभाव की बात करें तो एक तो एनीमिया, एनीमिया का अर्थ होता है ब्लड की कमी। दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS का क्षरण होने लगता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कार्य की बात करें तो मिलेनिन वर्णक निर्माण में सहायक है, हीमोग्लोबिन निर्माण का काम भी करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम निर्माण में भी सहायक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम निर्माण, ये भी काम किसका होता है? तांबे का होता है। अगला आता है 10 नंबर पर क्लोरीन। क्लोरीन प्रतीक आता है इसका Cl। क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन की कमी से मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। यदि कमी का प्रभाव बात करें तो मस्कुलर क्रैम्प्स, मांसपेशी अकड़न, मस्कुलर क्रैम्प आ जाते हैं, याद रखना। और कार्य की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक निर्माण में सहायक होता है। हमारे आमाशय में जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके निर्माण में सहायक होता है। एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में भी सहायक होता है। अम्ल क्षार संतुलन निर्माण में भी सहायक है। अम्ल क्षार संतुलन निर्माण का काम कौन करती है? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। अगला जो तत्व आता है उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। कमी का प्रभाव मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, याद रखना। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसके अलावा ये राइबोसोम्स के संलग्न होने में, राइबोसोम की उप-इकाई, हम सेल वाले टॉपिक में पढ़ते हैं कि राइबोसोम में 2 प्रकार का होता है, 70S 80S। 70S में 2 उप-इकाइयां पाई जाती हैं, 80S में भी 2 उप-इकाइयां पाई जाती हैं। 30S 50S 60S 40S, वो जो उप-इकाइयां जुड़ती हैं उनके जुड़ने में कौन सहायक होता है? मैग्नीशियम। उनका जुड़ना, अलग होना, ये मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो राइबोसोम संलग्न, राइबोसोम की उप इकाइयों के सब यूनिट्स, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, उप इकाइयों के संलग्न में सहायक है। राइबोसोम की
उप इकाइयों के संलग्न होने में कौन सहायक होता है? मैग्नीशियम सहायक होता है। अगला आता है जिसका नाम है सल्फर। 12 नंबर पर है सल्फर। ये छोटे छोटे तत्व हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। इनमें कुछ बस मेनली इनका फंक्शन याद रखना है, कमी का प्रभाव याद रखना है। सल्फर की कमी जब हो जाती है तो स्किन पेचेज हो जाते हैं, हमारी जो त्वचा होती है उसमें धब्बे टाइप के बन जाते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है? ये संतुलित करता है। तो यदि इसकी कमी का प्रभाव तो स्किन पैचेज, स्किन के अंदर छोटे छोटे ऐसे गड्ढे या फिर हम कह सकते हैं धब्बे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं और मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है, उपापचय असंतुलन हो जाता है। तांबा जो होता है, सल्फर जो होता है, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है ये। हालांकि इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है, याद रखना, लेकिन इंसुलिन हार्मोन संगठक के रूप में भी काम करता है। इंसुलिन हार्मोन संगठक के रूप में कौन काम करता है? सल्फर काम करती है। इसके अलावा मीथियोनिन और सिस्टीन 2 एमिनो अम्ल हैं, हमने प्रोटीन में पढ़ चुके हैं, जिन्हें सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कहा जाता है, उनके निर्माण में भी सहायक होता है। तो मीथियोनिन तथा सिस्टीन अमाइनो एसिड निर्माण में कौन सहायक होता है? सल्फर सहायक होता है। अगला आता है क्रोमियम। क्रोमियम की हम बात करें तो प्रतीक होगा इसका Cr। क्रोमियम का प्रतीक क्या है? Cr है। क्रोमियम के कमी के प्रभाव की यदि हम बात करें कि क्रोमियम का कमी का प्रभाव क्या है, तो एक रोग होता है दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, या इसको उदक में कहा जाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ADH या वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी से होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं डायबिटीज इंसिपिडस में अनियमितता हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? व्यक्ति बार बार मूत्र त्याग के लिए जाता है, व्यक्ति बार बार प्यास लगती है, व्यक्ति को बार बार पानी पीता है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज इंसिपिडस और ATP उत्पादन में क्या हो जाती है? अनियमितता हो जाती है। ATP उत्पादन में क्या हो जाती है? अनियमितता हो जाती है। क्रोमियम की यदि हम बात करें तो ये इंसुलिन की क्रिया में सहायक है। कार्य क्या है इसका? इंसुलिन क्रिया में सहायक के रूप में कौन काम करता है? क्रोमियम काम करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है कौन? क्रोमियम। अगला एक तत्व आता है सेलेनियम। 40 नंबर पर आता है सेलेनियम। विटामिन ई के निर्माण में सहायक होता है। सेलेनियम का प्रतीक होता है Fe। इंपोर्टेंट है, याद रखना। सेलेनियम में यदि सेलेनियम की कमी हो जाती है तो पुरुषों में बंध्यता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, याद रखना। प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लीवर नेक्रोसिस हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब होता है मांसपेशियों की वजह से व्यक्ति खड़ा नहीं सकता, मांसपेशियों में कहीं ना कहीं अनियमितता आ जाती है, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, लीवर के अंदर क्षरण हो जाता है, यकृत प्रभावित होता है। तो इसकी कमी का प्रभाव, कमी के प्रभाव के अंदर एक तो लीवर नेक्रोसिस, यकृत की बीमारी है, पुरुषों में बंध्यता, नरबंध्यता कह सकते हैं, यानी विटामिन ई के निर्माण के लिए भी आवश्यक होती है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में ग्रंथि पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, उसका कैंसर बन जाता है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशियों में अनियमितता आ जाती है। तो ये चारों के लिए क्या जरूरी है? सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है दोस्तों, ये इसके कार्य की हम बात करें तो सेलेनियम एक ऐसा तत्व है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है।
एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी भी काम करता है और विटामिन ई भी काम करता है, याद रखना। एक तो ये एंटी ऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं, विटामिन सी तथा ई ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन सी तथा ई ये भी किसका काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। शुक्राणु सुरक्षा और गतिशीलता में सहायक है। शुक्राणु सुरक्षा तथा गतिशीलता में कौन सहायक होता है, विटामिन ई तो होता ही है, मेनली इसमें सेलेनियम तत्व सहायक होता है। विटामिन ई के निर्माण में सहायक है। विटामिन ई निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन संगठक के रूप में भी कौन काम करता है, सेलेनियम कार्य करता है। तो ये सारे काम किसके हैं, याद रखना, सेलेनियम के होते हैं। अगला जो तत्व आता है हमारा वो है फ्लोरीन। 60 नंबर पर अगला तत्व आता है फ्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है F। फ्लोरीन हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसकी कमी हो जाए और अधिकता हो जाए, कमी नहीं होनी चाहिए, अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। यदि मेनली इसका प्रभाव पड़ता है जब इसकी ज़्यादा मात्रा पड़ जाए या अधिकता हो जाए, यानी इसकी एक्सेस मात्रा में वृद्धि हो जाए तो अधिकता हो जाती है। तो इसकी अधिकता का प्रभाव दिखाई देता है। और अधिकता के प्रभाव में क्या होता है, फ्लोराइड जो होता है वो जनरली हमारी हड्डियों को, हमारे अस्थियों को, हमारे दांतों को, कंप्लीट हमारी बॉडी को कहीं प्रभावित करता है। तो इसमें अस्थि और दांतों का क्षरण होने लग जाता है, मोटिंग होने लग जाती है, टीथ और डिफॉर्मिलिटी ऑफ बोन्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लग जाती हैं। तो अधिकता का प्रभाव क्या है, याद रखना, अस्थि तथा दांतों का क्षरण होना। अस्थियों तथा दांतों का क्षरण होना इसकी अधिकता का प्रभाव है। मेन कार्य है इसका इनेमल के निर्माण में सहायक होता है। इनेमल के निर्माण में कौन सहायक होता है, फ्लोरीन सहायक होता है। कौन होता है दोस्तों, फ्लोरीन। और एंटी बैक्टीरियल का काम भी करता है, हालांकि ये एंटी बैक्टीरियल का काम भी करता है, बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। 17वें नंबर पर हम बात करते हैं तो एक आता है दोस्तों मैंगनीज। मैंगनीज का प्रतीक होता है Mn। मैंगनीज का कमी का प्रभाव क्या है, तो मैंगनीज मेनली हमारी अस्थि, उपास्थि, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, इनकी अनियमित वृद्धि हो जाती है यदि इसकी कमी हो जाती है तो, और एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि इसकी कमी का प्रभाव क्या होता है। यदि मैंगनीज की कमी हो जाती है तो कमी के प्रभाव में अस्थि, उपास्थि, संयोजी ऊतकों की अनियमित वृद्धि हो जाती है। कई बार हम कहते हैं ना, हड्डी का साइज बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई, उपास्थि बढ़ गई। तो अस्थि, उपास्थि तथा संयोजी ऊतकों की अनियमित वृद्धि, संयोजी ऊतकों की अनियमित वृद्धि हो जाती है। इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर ग्रोथ हो जाती है। इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा एनीमिया में भी सहायक होता है ये। कार्य की बात करें कि मैंगनीज का कार्य क्या है, तो मैंगनीज एक तो लाइपेज एंजाइम क्रिया में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, लाइपेज एंजाइम क्रिया में सहायक होता है।
लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, इसमें सहायक होता है। इसके अलावा यूरिया सिंथेसिस में भी सहायक होता है, यूरिया निर्माण में भी सहायक होता है। यूरिया निर्माण में भी सहायक के रूप में कौन काम करता है? मैंगनीज सहायक होता है। तो ये सभी तत्व थे दोस्तों। और एक लास्ट तत्व और आपको बताता हूं मैं, एक मोलिब्डेनम आता। मोलिब्डेनम मेनली नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए सहायक होता है। यदि मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में इरेगुलरिटी आ जाती है, प्रॉपर तरीके से उत्सर्जन नहीं हो पाता है, याद रखना। और मेनली ये एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, उसके निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। तो हमारा 18वां नंबर है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का प्रतीक है MO। मोलिब्डेनम की यदि कमी दिख जाए तो कमी का प्रभाव क्या होगा? तो कमी का प्रभाव होगा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता, ये किसका प्रभाव होता है? मोलिब्डेनम का होता है, याद रखना। कार्य की बात करें तो मोलिब्डेनम का कार्य क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड निर्माण में क्या होता है? सहायक के रूप में मोलिब्डेनम कार्य करता है। तो ये हमारे कुछ तत्व थे दोस्तों जो कि खनिज लवणों के रूप में काम करते हैं, बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्रतिदिन इनकी सूक्ष्म मात्रा बॉडी के लिए जरूरी होती है। हर तत्व अलग अलग कार्य को संपादित करता है। अब यहाँ पर एक नोट लगा करके पॉइंट लिख रहा हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, याद रखना। और जनरली पूछा जाता है कि ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं। एक नोट लगा पॉइंट लिखना है, ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है जो जीवित ऊतकों में अल्प मात्रा में मौजूद हो। ऐसे खनिज जो जीवित ऊतकों में अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं, यानी आयतन का 0.1% से भी कम मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? जो जीवित ऊतकों में अल्प मात्रा में मौजूद खनिज होते हैं, उन्हें ट्रेस एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये आयतन का 0.1% से भी कम होते हैं। इसमें आते हैं जैसे फ्लोरीन, जस्ता, मैंगनीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, आयोडीन और आयरन। ये सभी तत्व ऐसे हैं जो कि दोस्तों ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे ट्रेस एलिमेंट। ये जीवित ऊतकों में अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित खनिज हैं। आयतन का 0.1% से भी कम होते हैं, याद रखना। जैसे फ्लोरीन, जस्ता, मैंगनीज बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, कोबाल्ट, सेलेनियम, सेलेनियम इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, आयोडीन, आयरन आदि। ये सभी तत्व ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो खनिज लवण वाला पार्ट था ना, वो यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, कंप्लीट हुआ है। अब इसमें एक जल के बारे में और मैं आपको बता देता हूं, ये भी संतुलित आहार का ही पार्ट है। शरीर का सर्वाधिक जो मात्रा होती है, सर्वाधिक भाग जो होता है, वो जल का बना होता है। जल से हमारे शरीर को कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
प्रतिदिन हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। उल्टी व दस्त के समय सामान्यतया शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहते हैं। ORS का घोल पिलाना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अलावा पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। सुबह के समय गुनगुने पानी का यूज करना चाहिए। पानी हमेशा बैठ करके पिए। मीठा खाने के तुरंत बाद कभी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के कम से कम आधा से पौन घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे जो जठराग्नि है, जठर रस हैं, आंतरिक रस हैं, वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर सकें। और पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा पानी प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। और सलाद का उपयोग भी करना चाहिए। सलाद वगैरह से भी हमारी बॉडी में पानी प्रॉपर तरीके से बना रहता है। तो जल क्या होता है? जल जैविक क्रियाओं के लिए, संचालन के लिए आवश्यक होता है। जैविक क्रियाओं तथा उपापचयी क्रियाओं के संचालन में कौन सहायक होता है? याद रखिएगा, कौन सहायक होता है? जल होता है। शरीर का 70% भाग कौन बनाता है? जल बनाता है। जीव द्रव्य का सर्वाधिक भाग है ये। जीव द्रव्य का सर्वाधिक भाग बनाता है। जल से हमारे शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है एक बार एग्जाम में। जल से हमारे शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। उल्टी व दस्त के समय सामान्यतः जल की कमी हो जाती है, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक आता है रुक्षांश, जिनको रेशे भी कहते हैं। इसके लिए हमें फल, सलाद, सब्जी का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में रेशे वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। मोटा अनाज, दलिया वगैरह है, खिचड़ी वगैरह है, सलाद वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं, इनका सेवन करना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें, मल उत्सर्जन में सहायक होते हैं। मल उत्सर्जन में सहायक होते हैं, पेट को साफ बनाए रखते हैं। दोस्तों, आहार या रुक्षांश, रेशे जो होते हैं, यह हमारे पाचन तंत्र, पेट को साफ रखते हैं। संतुलित आहार बॉडी के लिए लेना बहुत ही जरूरी है। हमारे संतुलित आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे, ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों, याद रखना। और जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन रहता है। तो एक हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार ले तो कई सारे ऐसे रोग हैं जो उस व्यक्ति को नहीं हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से अच्छा आहार हमारे दैनिक दिनचर्या के भोजन में लेना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे हम कई सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से हमारा खाना पीना जो है वो अच्छे रूप से होना जरूरी होता है। इसके अलावा हम बात करें, ये सभी चीज़ें, जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसी हम चीज़ें खाते हैं, उससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, पेट साफ रहता है, और पेट सफा हर रोग दफा। इसलिए दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य एक अच्छे से बना रहे, इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों हमारा, ये भोजन वाला, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।